हेलो फ्रेंड्स, मैं जूनियर खान और आप लोगों का जूनियर खान जीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है पार्ट 2, गुलाम वंश पार्ट 2। इससे पहले तो हम लोगों ने ये कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह और इल्तुतमिश के बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि मैं एक बार और रिपीट कर दूँ। ये बात शुरू होती है गुलाम वंश, जो कि आपका दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है। ये वंश जब भारत पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, जब भारत से वापस होने लगा 1205 ईस्वी में, तो वे अपना पूरा साम्राज्य, पूरी की पूरी साम्राज्य जो यहाँ पे वो जीता हुआ था भारत में, वे अपना गुलाम, सबसे विश्वसनीय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सारा साम्राज्य दे देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत पर राज करता है और वहीं से एक नए वंश की शुरुआत होती है और एक नए काल की शुरुआत होती है, दिल्ली सल्तनत। और उसका पहला वंश गुलाम वंश, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो हम लोगों ने पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी रिपीट करता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया। गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। वे कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, 2.5 दिन का झोपड़ा, और दिल्ली में कुतुब मीनार बनाई, कुतुब मीनार। और इन्होंने भारत की पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम बनाई। कुव्वतुल इस्लाम भारत की पहली मस्जिद बनाई। 1210 ईस्वी में इनकी चौगान खेलने के वक्त इनकी मृत्यु हो गई घोड़ों से गिरकर। उसके बाद इनका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन इसकी मौत आराम करते करते ही हो गई। बहुत आराम परोस था ये। 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, 1211 ईस्वी में इसकी इल्तुतमिश ने हत्या कर दी। वही इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद था, उसने उसके बेटे आराम शाह की हत्या कर दी। और 1211 ईस्वी में खुद इल्तुतमिश ने गद्दी संभाली। इल्तुतमिश ने चांदी का टाका चलाया। इसने 40 तुर्कों का समूह बनाया। और हमारे भारत में ये जो गुंबदों का प्रचलन और ये कब्र का प्रचलन इसी ने करवाया। इल्तुतमिश ने गुंबदों का प्रचलन करवाया। हमारे भारत में गुंबदों का प्रचलन सबसे पहले इल्तुतमिश ने कराई। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश के 11 बेटे और एक बेटी रजिया सुल्तान थी, और 11 बेटे थे। इल्तुतमिश के 11 बेटे थे। और एक बात, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहते हैं, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। तो ये गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया। इसके 11 बेटे थे और एक बेटी थी, लेकिन ये अपने राजकाज में या कोई भी मशवरा लेना होता था तो अपने बेटों से न लेकर यह अपने बेटी से मशवरा लेता था। तो बेटों को बहुत चिढ़ होने लगी। ये हमेशा अपनी बेटी को उनसे ऊपर दिखाता था और इसने लगभग ये फैसला भी कर दिया था कि मेरे मरने के बाद जो अगली सुल्तान होगी वो रजिया सुल्तान होगी। लेकिन इनकी दूसरी बीवी का बेटा रुकनुद्दीन और इनकी दूसरी बीवी चाहती थी कि उनका बेटा रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठे। तो ये इल्तुतमिश को अपना फैसला बदलना पड़ा, चेंज करना पड़ा। तो इल्तुतमिश की जब 1236 ईस्वी में मृत्यु होती है तो उसके बाद रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठता है। रुकनुद्दीन एक अय्याश शासक था। यह बहुत जालिम शासक था। इसकी माँ एक जालिमा थी। वो दिल्ली पर कहर ढाती थी कहर। जब रजिया सुल्तान गद्दी संभालनी चाहिए तो उनकी सौतेली माँ ने रुकनुद्दीन को गद्दी संभालने का मौका दिया। रुकनुद्दीन को गद्दी संभाली और खुद गद्दी संभाली। और ये जो 40 तुर्कों का समूह है, ये भी रजिया के खिलाफ थे।
लेकिन जब धीरे धीरे उनकी माँ और रुकनुद्दीन ने दिल्ली पर कहर ढाना शुरू किया, उन अवामों पर कहर ढाना शुरू किया, तो ये भी उनके खिलाफ हो गए। 40 तुर्कों का समूह उनके खिलाफ हो गया और रजिया सुल्तान से आकर मिल गए। रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी संभाली। तो उस समय एक हबशी गुलाम याकूब था। याकूब को इन्होंने अचानक घोड़ों सेनापति का पद दे दिया और ये फिर अपना उसे सेक्रेटरी बना दिया, उसे अपना बॉडीगार्ड बना दिया। तो लोग इन पे बहुत गलत आरोप लगाने लगे। तो और एक शासक जो कि नाराज हो गया, उसने इनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अल्तोनिया था, इनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में इन्हें मजबूरन उससे शादी करनी पड़ी और उससे शादी करने के बाद जब ये पंजाब में जा रही थी तो पंजाब में ही इन्हें डाकुओं द्वारा इनकी हत्या हो गई, इनके पति की और इनकी हत्या हो गई। लेकिन रजिया सुल्तान से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कभी इतिहास में उससे पहले हुआ ही नहीं था, रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक बनी। इससे पहले पूरे विश्व में कभी कोई मुस्लिम महिला, कोई मुस्लिम शासिका नहीं बनी थी। ये प्रथम मुस्लिम महिला शासक है पूरे विश्व की, भारत की नहीं पूरे विश्व की प्रथम मुस्लिम महिला शासक हैं, शासिका हैं ये। रजिया सुल्तान ये मर्दों के भेष में, जब इन्हें पता चला कि ये जो 40 तुर्क हैं वो उनके खिलाफ हो जाएंगे, तो इन्होंने मर्दों का भेष धारण कर ये टोपी और कोट पहनकर, मर्दों का भेष धारण कर बिना मुंह ढके पर्दा त्याग कर ये दरबार में आने लगी। तो इन बहुत दरबारियों को इनसे बहुत चिढ़ होने लगी। और एक शासक से जिसकी चर्चा मैंने पहले की कि ये एक शासक से इनका युद्ध हुआ और इस युद्ध में इन्हें उससे शादी करनी पड़ी अल्तोनिया से। और ये पंजाब में जब जा रही थी तो पंजाब में ही इनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद बहराम शाह आया। बहराम शाह बहुत ये कोई शक्तिशाली शासक ना बना, बस इसका आप लोग ये डेट पर याद कर लें। बस ये जो 11 शासक आए हैं बस उनका मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये कोई बहुत काम नहीं किया, ना इसकी बहुत बड़ा शासक बना, इससे कोई टॉपिक नहीं उठता, इससे कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है। उसके बाद आया महमूद शाह, ये भी ये दोनों अलम समझ लीजिए ख़त्म है। इसके बाद नसीरुद्दीन शाह आया। नसीरुद्दीन शाह, भारत के इतिहास में किसी को बेवकूफ़ शासक अगर बोलना हो तो नसीरुद्दीन शाह था। ये जो काम कराया सब फ्लॉप हुआ, जितने काम कराए सब फ्लॉप हुए। नसीरुद्दीन शाह ये एक ऐसा शासक है जिसने पूरी जिंदगी टोपी सिलकर अपने जीवन यापन किया। नसीरुद्दीन शाह एक ऐसा शासक दिल्ली का, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत में कौन से वंश का और कौन शासक ऐसा हुआ जिसने पूरी जिंदगी शासक रहते हुए भी टोपी सिली और टोपी सिलकर अपना जीवन यापन किया। और इतिहास में सबसे बेवकूफ शासक किसी को कहा गया तो वो था नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह गद्दी पर कैसे बैठा? बलबन ने अपनी बेटी की शादी नसीरुद्दीन शाह से कर दी, तब नसीरुद्दीन शाह गद्दी पर बैठा। नसीरुद्दीन शाह के बाद बलबन, बहुत ही खतरनाक बलबन 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1287 ईस्वी में इसकी इंतकाल हुई। 1266 ईस्वी में जब इसने गद्दी पर बैठा तो इसका मानना था, इसका कहना था कि शासक को जब तक शासक क्रूर न होगा तो शासन नहीं चल पाएगा। शासक को क्रूर होना आवश्यक है, लुजुर मुजुर नहीं, उसको क्रूर होना आवश्यक है। शासक क्रूर होगा तभी शासन चल पाएगा। इसने लौह की नीति अपनाई, रक्त और लौह की नीति। ये जब किसी को सजा देता था बहुत ही ज़्यादा डरावना सजा होता था इसका। इसने सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रक्त और
लौह की नीति आपका बलबन ने चलाया, रक्त और लौह की नीति बलबन ने चलाया। और ये गद्दी संभालते हुए सबसे पहला काम इसने वो किया जो इल्तुतमिश ने 40 तुर्क का समूह बनाया था, उसे तुरंत ही इसने तोड़ दिया कि हम किसी के दबाव में नहीं, ये 40 तुर्क हमें अपने अंडर में करेंगे लेकिन हम किसी के दबाव में नहीं। तो 40 तुर्कों का ये तोड़कर, समूह तोड़कर ये खुद को स्वतंत्र महसूस किया, मैं स्वतंत्र हूँ। और इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। दूसरा, इसने सिजदा और पेबोस की नीति अपनाई। पेबोस, सजदा और पेबोस भारत का सबसे पहला शासक, पहला नहीं, वो शासक जिसने सजदा और पेबोस की नीति अपनाई तो वो था बलबन। ये अपने सामने लोगों को सजदा कराता था, झुककर उनके अपना पैर चुमवाता था, आवाम से अपनी पैर चुमवाता था, अपने सामने सजदा कराता था गैर मुस्लिमों को। मुस्लिम तो सजदा नहीं करेंगे क्योंकि उनके खिलाफ है, लेकिन गैर मुस्लिमों को सजदा करता था। सजदा उसे कहते हैं जो झुककर किसी का पैर चूमना या किसी के आगे झुकना, सर पटक देना, उससे ही सजदा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये कि सजदा और पेबोस की नीति किसने चलाई? बलबन ने चलाई थी। सजदा और पेबोस की नीति, और रक्त और लौह की नीति भी बलबन ने चलाई थी। और इसके बाद इसका बेटे का बेटा कैकुबाद हुआ जो कि एकदम गुलाम, ये बहुत ही शक्तिशाली शासक न रहा। उसके बाद उसके बड़े बेटे का बेटा ये आपका शमसुद्दीन क्यूमस हुआ। ये शमसुद्दीन क्यूमस गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ। शमसुद्दीन क्यूमस का सेनापति जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था, वो इसका सेनापति था। खिलजी वंश का संस्थापक, खिलजी वंश के संस्थापक का नाम अभी नहीं लेंगे हम। खिलजी वंश के संस्थापक का नाम हम लोग अगले वीडियो में लेंगे। खिलजी वंश के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, वहाँ बताएंगे आपको खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तब तक के लिए आप डाउट में बने रहें। खिलजी वंश का संस्थापक था वो खिलजी वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश है। वो खिलजी वंश का संस्थापक जो था वो इसका सेनापति था, और उसने मौका पाते ही शमसुद्दीन क्यूमस की हत्या कर दी। शमसुद्दीन क्यूमस की हत्या कर दी, खिलजी वंश का संस्थापक। अब खिलजी वंश का संस्थापक कौन था अगले वीडियो में आपको बताएंगे हम। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मतलब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उनको रिपीट करता हूं दोबारा से, सरसरी निगाह से मैं रिपीट करता हूं। देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1206 ईस्वी 1210 ईस्वी तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाई, दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाई। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया। और कुव्वतुल इस्लाम, भारत की सबसे पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया जो कि दिल्ली में है। उसके बाद इसका बेटा आराम शाह आया। आराम शाह 1210 ईस्वी से 1211 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद इसकी हत्या हो गई आराम शाह की, इल्तुतमिश ने कर दी। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में गद्दी संभाली और 1236 ईस्वी तक इसने शासन किया। इल्तुतमिश ने 40 तुर्कों का समूह बनाया और चांदी का टका इल्तुतमिश ने अपने नाम का सिक्का चलाया। एक और क्वेश्चन कि कुतुबुद्दीन ऐबक पूरी जिंदगी गुलामों की जिंदगी निभाई, शासक होते हुए भी एक गुलामों की जिंदगी निभाई, इसीलिए तो इसे गुलाम कहते हैं। इसने कभी अपने मन का नहीं किया, इसने कभी अपने नाम पर कोई सिक्का न चलाया। उसके बाद यहाँ बात करते हैं हम इल्तुतमिश के बारे में। इसने 40 तुर्कों का समूह बनाया और चांदी का टका चलाया। इल्तुतमिश, उसके बाद इसका बेटा रुकनुद्दीन गद्दी बैठा। रुकनुद्दीन एक बहुत ही निर्दल और बहुत ही क्रूर और बहुत ही जालिम शासक हुआ। उसके बाद इसकी बहन रजिया सुल्तान जो कि इसकी सौतेली बहन थी, रजिया सुल्तान गद्दी संभाली 1236 ईस्वी में और 1240 ईस्वी तक शासन किया। रजिया सुल्तान की हत्या पंजाब में हो गई, पंजाब में करा दी गई। और उसके बाद बहराम शाह आया। बहराम शाह 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी तक शासन किया। ये एक
शक्तिशाली शासक न था। उसके बाद महमूद शाह आया, जो कि बस इसको आप टॉपिक याद रखना है कि महमूद शाह कब आया। महमूद शाह आया जो कि 1242 ईस्वी से 1244 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह से टॉपिक ये बनता है कि सबसे बेवकूफ़ शासक अगर इतिहास में कोई है तो वो था नसीरुद्दीन शाह। इसने पूरी ज़िंदगी अपनी टोपी सिलकर ये आपका दिल्ली सल्तनत का पहला शासक हुआ जिसने पूरी ज़िंदगी टोपी सीकर अपना जीवन यापन किया, नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह की शादी बलबन की बेटी से हुई। नसीरुद्दीन शाह 1244 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद बलबन शासन किया। एक और टॉपिक, बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दी? तो बलबन को उलूग खां की उपाधि नसीरुद्दीन शाह ने दी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन ये है कि नसीरुद्दीन शाह ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है कि उलूग खां की उपाधि बलबन को किसने दी? तो आपका था नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह ने बलबन को कौन सी उपाधि दी? तो था उलूग खां। उसके बाद बलबन 1266 ईस्वी में आया, गद्दी संभाली और 1287 ईस्वी में इसका इंतकाल हो गया। जब बलबन ने गद्दी संभाली तो इसने सबसे सर्वप्रथम काम जो किया था वो 40 तुर्कों का समूह तोड़ दिया और खुद को स्वतंत्र किया। और इसका नीति थी रक्त और लौह की नीति। इसने सजदा और पेबोश की नीति अपनाई। उसके बाद कैकुबाद हुआ जो कि इसके बेटे का बेटा था कैकुबाद। उसके बाद आपका सबसे लास्ट और अंतिम शासक जो गुलाम वंश को हुआ वह शमसुद्दीन क्यूमर्स था। शमसुद्दीन क्यूमर्स बलबन का बड़े बेटे का बेटा था और 1290 ईस्वी में गुलाम वंश होता है समाप्त। अब अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे खिलजी वंश का, जो कि दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था, खिलजी वंश। तो अगर दोस्तों आप इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।